नमस्कार छात्रों, आज आप सभी को मैं काव्य हेतुओं को पढ़ाने वाला हूँ। काव्य हेतु के संदर्भ में विद्वानों के विचारों को मैंने आपसे पढ़ाया अब आपसे पूर्व के वीडियो में। अब इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि काव्य के मुख्य हेतु कितने हैं। तो जितने भी आचार्य हैं उन आचार्यों ने मुख्य रूप से 3 हेतुओं की चर्चा की है। पहला काव्य का हेतु है प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति, तीसरा अभ्यास। ये 3 मुख्य रूप से काव्य के हेतु माने गए हैं। और भी अब इन्हीं का नाम, प्रतिभा का नाम कहीं शक्ति दिया गया है, कहीं निपुणता दिया गया है, तो उससे मतलब नहीं है। जो 3 काव्य के हेतु हैं वे 3 काव्य के हेतु प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास हैं। आप जानते हैं कि हेतु शब्द का अर्थ होता है कि कारण। हेतु नाम कारणम, यानी काव्य की उत्पत्ति का कारण, किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाला कारण काव्य हेतु कहा जाता है। इस काव्य हेतु के संदर्भ में बाबू गुलाब राय ने भी अपनी परिभाषा दी है। बाबू गुलाब राय बताते हैं कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। काव्य हेतु काव्य सृजन का नैसर्गिक कारण होता है। काव्य रचना की प्रेरक उपादानों को काव्य हेतु कहा जाता है। अब काव्य हेतु मुख्यतः 3 होते हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा क्या होती है, मैं उसकी चर्चा आपसे करना चाहूँगा कि प्रतिभा वह होती है काव्य हेतुओं में इस प्रतिभा का सर्वोच्च स्थान होता है। प्रतिभा व्यक्ति में जन्म से उत्पन्न होती है। जब बालक पैदा होता है तो बालक जिस परिवेश में, जिस संस्कृति में पला बढ़ा होता है, उसी संस्कृति का अनुपालन करने वाला और उसी परिवेश का समर्थक होता है। तो प्रतिभा बालक में जन्म से पैदा होती है। विभिन्न आचार्यों ने प्रतिभा की परिभाषा अपने अपने अनुसार भिन्न भिन्न की है। प्रतिभा रुद्रट बताते हैं कि नित्य नवीन उद्भावना करने वाली मानसिक शक्ति का नाम क्या है, प्रतिभा है। रुद्रट क्या बताते हैं प्रतिभा को कि नित्य नवीन जो उद्भावना करे, नवीन उद्भावना करने वाली शक्ति क्या है, प्रतिभा है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाई में नवीन समीक्षात्मक जहाँ अन्वेषण आए वो क्या है, वो मेरी प्रतिभा कही जाएगी। फिर इसके बाद अगले आचार्य आते हैं, आचार्य वामन। आचार्य वामन क्या कहते हैं कि कवित्व बीजम प्रतिभानम। वामन कहते हैं कि कवित्व बीजम प्रतिभानम, यानी कवियों का जो बीज संस्कार है, जो संस्कार है वह क्या है, प्रतिभा है। यानी इसे दूसरे रूप में यदि हम कहें तो वह यह है कि जन्म जन्मांतर से संचित संस्कार विशेष क्या है, कविता है। जन्म जन्मांतर से संचित, जब हम पैदा हुए तब से लेकर बड़े होने तक की प्रवृत्ति, संस्कार हमारा क्या है, प्रतिभा है। जन्म जन्मांतर संस्कार, इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि वामन कहते हैं कि जन्म जन्मांतर से संचित संस्कार। देखिए, क्योंकि कभी कभी मिलान करने के लिए पूछ लेता है, इसी पर अधिकांशतः पूछता है। तो जैसे आपने काव्य संप्रदायों के बारे में पढ़ा था कि रस संप्रदाय
के प्रणेता आचार्य भरत मुनि हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रणेता भामह हैं, रीति संप्रदाय के वामन हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक हैं, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं। उसी तरह से रुद्रट नित्य नवीन उद्भावना को प्रतिभा मानते हैं, वामन जन्म जन्मांतर से संचित संस्कार विशेष को कविता मानते हैं। अब इसके बाद अगले आचार्य आते हैं आनंदवर्धन। वो कहते हैं कि रचनाकार की नूतन निर्माण क्षमा। आनंदवर्धन क्या बताते हैं कि आनंदवर्धन मैंने आपको काव्य हेतुओं में आनंदवर्धन की काव्यचर्या बताई थी कि न काव्य विरामोस्ति यदि प्रतिभा गुणः, यदि किसी के पास प्रतिभा का गुण है तो काव्य में विराम आ ही नहीं सकता है। न काव्यम विरामोस्ति यदि प्रतिभा गुणः, ये मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था, तो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम केवल इस बात को पकड़ने का प्रयास करेंगे कि आनंदवर्धन ने प्रतिभा किसे बताया है, प्रतिभा की परिभाषा क्या बताई है आनंदवर्धन ने। तो नूतन निर्माण सक्षमा प्रतिभा, नूतन निर्माण क्षमा प्रज्ञा। नूतन निर्माण क्षमा प्रज्ञा क्या है? प्रतिभा है। फिर इसके बाद अगले आचार्य आते हैं अभिनव गुप्त। वो कहते हैं कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण सक्षमा। यानी यहाँ पर जब अगले आचार्य अभिनव गुप्त क्या कहते हैं कि सर्वथा मौलिक और अद्भुत को रचकर प्रस्तुत करने वाली सक्षम प्रक्रिया प्रतिभा है। यानी यहाँ पर हम अभिनव गुप्त देखेंगे तो अभिनव गुप्त क्या बताते हैं प्रतिभा की परिभाषा, वो देखिए आप। अभिनव गुप्त ये बताते हैं कि प्रतिभा वह है जो सर्वथा मौलिक और सर्वथा अद्भुत रचे। सर्वथा मौलिक यानी जो कहीं भी न लिखा गया हो वो सर्वथा मौलिक और अद्भुत आश्चर्यजनक बातों का वर्णन करने वाली प्रज्ञा बुद्धि क्या है? प्रतिभा है। अगले आचार्य आते हैं भट्टतौत। कौन आते हैं? भट्टतौत। वो प्रतिभा की क्या परिभाषा देते हैं? भट्टतौत ये कहते हैं कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा विदु। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा विदुः। यानी प्रज्ञा बुद्धि क्या हो? नवोन उन्मेष शालिनी, कि जो नवीन उन्मेष नवीन अन्वेषण करने की शक्ति प्रतिभा में ही समाहित होती है। यहाँ पर वे कहते हैं कि नए भावों का उन्मेष क्या है? नए भावों का उन्मेष। नए भावों का उन्मेष क्या है? प्रतिभा है। अगले आचार्य आते हैं भट्टतौत के बाद अगले आचार्य राजशेखर आते हैं। राजशेखर बताते हैं कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण सक्षमा प्रज्ञा, कि सर्वथा अपूर्वता नूतनता का निर्माण करने वाली शक्ति का नाम क्या है? प्रतिभा है। तो सर्वथा अपूर्वता और
नूतनता का निर्माण। सर्वथा अपूर्वता यानी जो पूर्व में न हुआ हो, अपूर्वता और नवीनता का निर्माण करने वाली सक्षम शक्ति क्या है? प्रतिभा है। ये आचार्य राजशेखर बताते हैं। देखिए इन आचार्यों ने प्रतिभा के विशिष्ट गुणों की चर्चा की है कि ये अपने अपने अनुसार प्रतिभा को बताते हैं, लेकिन एक बात सब में है कि सब नवीन उद्भावना को बल देते हैं कि जहाँ नवीनता आए वो क्या है? वो प्रतिभा है। आगे के आचार्य जैसे वाग्भट्ट हो गए, तो वाग्भट्ट क्या कहते हैं कि प्रसन्न पदावली, वाग्भट्ट कहते हैं कि प्रसन्न पदावली और स्फुरण पैदा करने वाली। वाग्भट्ट प्रसन्न पदावली और नवीन स्फूर्ति की जन्मदाता कवि में प्रतिभा होती है। फिर अगले आचार्य आते हैं कुंतक। वो कहते हैं कि पूर्व जन्म के संचित संस्कारों में विशिष्टता और नवीनता की उद्भावना जहाँ प्रकट हो वो क्या है? प्रतिभा है। यानी कुंतक पूर्व जन्म पर बल देते हुए प्रतिभा की परिभाषा करते हैं। फिर इसके बाद महिम भट्ट आते हैं। ये प्रतिभा को कवि का तीसरा नेत्र स्वीकार करते हैं। कौन? महिम भट्ट। तो देखिए महिम भट्ट क्या बताते हैं कि कवि का तीसरा नेत्र, कवि का तीसरा नेत्र क्या है? प्रतिभा है। ऐसा महिम भट्ट बताते हैं कि कवि का तीसरा नेत्र प्रतिभा है। अब फिर इसके बाद अगले आचार्य आते हैं मम्मट। मम्मट क्या कहते हैं कि शक्ति प्रतिभान बीजः। मम्मट आकर के और मम्मट प्रतिभा को लेकर एक अमूल्य योगदान देते हैं कि प्रतिभा ही शक्ति का बीज रूप है। यानी संस्कार विशेष क्या है? संस्कार विशेष, संस्कार विशेष व्यक्ति की प्रतिभा होती है। यह आचार्य मम्मट बताते हैं। आगे आचार्य हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल क्या बताते हैं? अंतःकरण की उद्भाविक क्रिया। क्या बताते हैं? अंतःकरण की उद्भावित क्रिया। उद्भावित क्रिया क्या है? वह प्रतिभा है। अगले आचार्य आते हैं डॉक्टर नगेंद्र। वो कहते हैं कि असाधारण प्रकृति की मेधा। नगेंद्र क्या कहते हैं कि असाधारण प्रकृति की असाधारण मेधा, असाधारण मेधा। इस तरह से अलग अलग आचार्य अपने अपने अनुसार अलग अलग प्रतिभा की परिभाषा बता रहे हैं। चाहे रुद्रट हो, सब में एक बात है कि नवीन उद्भावना पर बल देते हैं। एक बार हम फिर से दोहराने का प्रयत्न करेंगे कि रुद्रट नवीन उद्भावना को, वामन जन्म जन्मांतर से संचित संस्कार विशेष, आनंदवर्धन नूतन निर्माण, क्षमा प्रज्ञा को, अभिनव गुप्त सर्वथा मौलिक और अद्भुत प्रसंग को, भट्टतवत नए भावों के उन्मेष को, राजशेखर सर्वथा अपूर्वता और नवीनता को, वाग्भट्ट प्रसन्न
पदावली और नवीन स्फूर्ति की जन्मदाता को प्रतिभा, महिम भट्ट कवि के तीसरे नेत्र को, मम्मट संस्कार विशेष को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अंतःकरण की उद्भावित क्रिया को और डॉक्टर नगेंद्र असाधारण मेधा को काव्य की प्रतिभा मानते हैं। अब इतना तो हो गया। अब इसके बाद मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा इस प्रतिभा के भेद की, कि प्रतिभा के कितने भेद होते हैं। तो प्रतिभा के अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग भेद किए हैं, तो यही हम उन भेदों की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आचार्य हैं आचार्य वामन, जिन्होंने कि प्रतिभा के भेदों की चर्चा अपने काव्य में की है। वे शक्ति को प्रतिभा मानते हैं और ये बताते हैं, रुद्रट की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। रुद्रट कहते हैं कि प्रतिभा के दो भेद हैं। कौन कहते हैं? रुद्रट। वो बताते हैं कि प्रतिभा के दो भेद हैं, पहला सहजा, दूसरा उत्पाद्या। सहजा प्रतिभा कौन सी होती है? जो व्यक्ति में जन्म से ही उत्पन्न होती है, उसे किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है। कवि में यह प्रतिभा जब बालक पैदा होता है तभी से रहती है। उदाहरण के रूप में जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी में, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल में, जयशंकर प्रसाद में, सुमित्रानंदन पंत में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, महादेवी वर्मा में आदि जो कवि हैं, इनमें बचपन से ही जब ये 6-7 साल के थे, न तो ये कविता के गुणों को जानते थे, न तो व्याकरण को जानते थे कि इसी तरह से कविता लिखी जाएगी, लेकिन व्याकरण के नियमों का अनुपालन करने वाली कविता ये लिख चुके थे। अब ये तो रही सहजा की बात। उत्पाद्या वह शक्ति होती है, जैसे भारतेंदु जी ने अपने साथ कई लेखकों और कवियों को लिखने के लिए प्रेरित किया कि आप हिंदी में लेखन कार्य शुरू करिए, और भारतेंदु का एक मंडल बन गया। जैसे राधा कृष्ण दास हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए और बालकृष्ण भट्ट हो गए। ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रभावित हो करके ये रचनाएं किए। तो सहजा और उत्पाद्या, एक होती है कि सहज उत्पन्न हो जाती है बिना किसी प्रेरणा के, और दूसरी प्रतिभा जब कोई प्रेरित करता है तब वह प्रतिभा व्यक्ति की उत्पन्न होती है। जैसे राधा कृष्ण दास ने जब सरस्वती पत्रिका की स्थापना की, तो वो उस समय काशी में अपने विद्यालय के एक बरामदे में थे और बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं थे, कक्षा 8 में पढ़ रहे थे। तो उस समय यह क्या है कि यह सहजा है, स्वयं तो थे और अपने 2 महादेव प्रसाद सेठ और अपने मित्र को इन्होंने प्रभावित करने का प्रयास किया। तो ये जो शक्ति आई, यह उत्पाद्या शक्ति कही गई। फिर इसके बाद अगले आचार्य जिन्होंने कि प्रतिभा का भेद किया है, वे हैं अभिनव गुप्त। इन्होंने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं। एक इन्होंने आख्या नाम से किया है और दूसरा उपाख्या नाम से भेद किया है। आख्या और उपाख्या। अब आख्या क्या होती है? आख्या वह होती है जो कवि की प्रतिभा होती है। आख्या किसकी प्रतिभा होती है? कवि की प्रतिभा होती है, जो सर्वथा मौलिक और अद्भुत होती है। और अभिनव गुप्त बताते हैं कि प्रतिभा का दूसरा भेद उपाख्या है। उपाख्या यानी क्या है कि जैसे हम हैं, हमने जब काव्य को पढ़ा तो पढ़ने के बाद यह आलोचक की प्रतिभा होती है कि कवि तो अपने हिसाब से अच्छी ही रचना लिखता है, लेकिन जब पाठक पढ़ता है तब वह बताता है कि यह रचना श्रेष्ठ है या श्रेष्ठ नहीं है। तो अभिनव गुप्त के अनुसार 2 भेद प्रतिभा के हैं, आख्या और उपाख्या।
फिर इसके बाद अगले आचार्य आते हैं, आचार्य राजशेखर। इन्होंने प्रतिभा के दो भेद किए हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। कौन कौन सी? कार्यत्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। यहाँ पर जब हम इस बात का अध्ययन करने के लिए जब प्रारंभ करते हैं तो हम ये पाते हैं कि कार्यत्री प्रतिभा वह होती है जो जन्म से होती है। कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा कार्यत्री प्रतिभा होती है और यह कवि को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करती है। अब कार्यत्री प्रतिभा के भी राजशेखर ने 3 भेद किए हैं, सहजा, आहार्या और औपदेशिकी। कार्यत्री प्रतिभा के 3 भेद किए हैं, सहजा, आहार्या और औपदेशिकी। सहजा कौन सी होती है प्रतिभा? जो व्यक्ति की जन्मजात प्रतिभा होती है, व्यक्ति में जो जन्म से प्रतिभा होती है वह सहजा होती है, सहजा प्रतिभा व्यक्ति की कही जाती है। आहार्या क्या होती है? जो बालक के जन्म पर, जब बालक जन्म हुआ, बालक के जन्म के बाद अध्ययन से उत्पन्न होती है, गुरु के सामने गया, गुरु ने शिक्षा दी और उस शिक्षा को बालक ने ग्रहण किया और ग्रहण करके जब वह काव्य रचना करता है तो उसे आहार्या कहते हैं। औपदेशिकी किसे कहते हैं? औपदेशिकी प्रतिभा वह होती है जैसे बालक पढ़ना सीख गया और गुरु ने फटकार लगाई कि तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, और वह शास्त्रों का अध्ययन किया तो मंत्र आदि के प्रभाव से व्यक्ति के मन में पैदा होने वाली प्रतिभा औपदेशिकी कार्यत्री प्रतिभा कही जाती है। यानी मनीषियों की वाणी को पढ़कर जैसे विवेकानंद से प्रभावित होकर हम कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त हों तो वह औपदेशिकी प्रतिभा कही जाएगी। अब इसके बाद भावयित्री प्रतिभा क्या होती है? सहृदय का उपकार करने वाली जो प्रतिभा होती है वह भावयित्री प्रतिभा होती है। इसका संबंध आलोचक से होता है, यानी जैसे हमने रचना लिखा तो जैसे आख्या उपाख्या में आपने देखा था कि आख्या कवि की प्रतिभा होती है, उपाख्या आलोचक की या काव्य पढ़ने वाले की। उसी तरह भावयित्री प्रतिभा भी दूसरे की होती है कि कवि की रचना को जो पढ़ने वाला है उसमें वह उत्पन्न होती है। यह भावयित्री प्रतिभा 3 तरह की होती है। प्रज्ञा, पहला इसका भेद है प्रज्ञा, स्मृति और मति। इसके 3 भेद होते हैं। प्रज्ञा वह प्रतिभा होती है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में बचपन से उत्पन्न होती है, यानी व्यक्ति के IQ से या यह भविष्य का दर्शन कराने वाली प्रतिभा होती है। स्मृति क्या होती है कि जो बालक जल्दी से किसी बात को स्मरण कर जाए। तीसरी प्रतिभा मति होती है, मति भावयित्री प्रतिभा होती है कि वर्तमान समय में जो मनन करने वाली प्रवृत्ति होती है। जैसे हम किस कक्षा में कितनी पढ़ाई किए, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय सबसे ज़्यादा पढ़ाई हम लोगों ने इंटरमीडिएट में की थी। फिर इसके बाद वो जो 15 घंटे पढ़ने वाली प्रवृत्ति थी वैसी प्रवृत्ति कभी नहीं आ पाई। तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारी मति के अनुरूप चलता है कि स्मरण शक्ति हमारी जितनी बढ़ी रहती है हम उतना ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रवृत्त रहते हैं। तो इस तरह से छात्रों प्रतिभा का भेद इतना तो समाप्त हुआ। और अगला भेद काव्य हेतु का है व्युत्पत्ति। अब अगला जो काव्य का हेतु है, दूसरा काव्य का हेतु, उसे हम व्युत्पत्ति के नाम से जानते हैं कि व्युत्पत्ति अगला काव्य का हेतु
है। तो देखिए छात्रों, जो व्युत्पत्ति होती है, व्युत्पत्ति वह होती है जो अर्थ बहुज्ञता और प्रगाढ़ पांडित्य का दर्शन कराती है। आचार्य मम्मट भी कहते हैं कि लोक शास्त्र के अनुशीलन और अध्ययन से, मम्मट क्या कहते हैं कि लोक शास्त्र के अनुशीलन और अध्ययन से जो प्रतिभा, जो व्यवस्था हमारे हृदय में या कवि के हृदय में ज्ञाप्त होती है, उसे व्युत्पत्ति कहते हैं। अगले आचार्य राजशेखर हैं। राजशेखर क्या कहते हैं कि उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति, उचित और अनुचित के विवेक का ज्ञान कराने वाला व्युत्पत्ति है। अब व्युत्पत्ति कैसे होती है कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा पड़ोसी कार ले लिया है, तो हमारे मन में भी यह लालसा जागृत हो कि हमारे पास कार हो। उसने बंगला बनवा लिया है, हमारे मन में भी लालसा जागृत हो कि हम भी बंगला बनवा लें। उसी तरह से किसी का मित्र यदि कवि हो जाता है तो उसका मित्र भी सोचे कि मैं भी महान कवि हो जाऊं। यह क्या है? व्युत्पत्ति है। और उचित और अनुचित के विवेक का ज्ञान कराने वाली प्रवृत्ति व्युत्पत्ति है, ऐसा राजशेखर बताते हैं। बहुज्ञता ही व्युत्पत्ति कही जाती है। अगले आचार्य हैं रुद्रट। वो कहते हैं, रुद्रट कहते हैं कि छंद व्याकरण कला लोक की स्थिति और पद पदार्थ का ज्ञान व्युत्पत्ति है। रुद्रट ये बताते हैं। तो व्युत्पत्ति है क्या आखिरकार? रुद्रट, हमने मम्मट के विचार को देखा, राजशेखर के देखा और रुद्रट के विचार को देखा। मम्मट, राजशेखर, रुद्रट ने यह बताया कि व्युत्पत्ति का अर्थ है संस्कारों का मर्जन करना, संस्कारों को नए रूप में व्यवस्थित करना, संस्कारों को विशिष्टता प्रदान करना। जैसे व्यक्ति में वो प्रतिभा नहीं है कि व्यक्ति काव्य लेखन कर सके, तो वह दूसरे को देखकर प्रेरित होगा, तब वह काव्य लेखन कर पाएगा। इसके संदर्भ में व्युत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि शास्त्र ज्ञान, लोक ज्ञान, परंपरा ज्ञान, शब्द स्मृति, अभिधान कोश, छंद शास्त्र, चित्रकला, काव्य कला आदि की समग्रता जहाँ मिलती है वहीं व्युत्पत्ति है। अब राजशेखर व्युत्पत्ति के दो भेद बताते हैं। वे कहते हैं कि व्युत्पत्ति दो तरह की होती है, पहला शास्त्रीय होती है, दूसरा लौकिक होती है। पहली व्युत्पत्ति क्या होती है? शास्त्रीय, दूसरा लौकिक। शास्त्रीय व्युत्पत्ति वह होती है जो शास्त्र, छंद, व्याकरण संबंधी ग्रंथों के अध्ययन के बाद व्यक्ति में उत्पन्न होती है। लौकिक व्युत्पत्ति कौन सी होती है? जैसे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वह जगह जगह पर घूम रहा है, जगह जगह की नवीन चीज़ों को देख रहा है, तो देख कर सीखने की जो शक्ति है वह व्युत्पत्ति कही जाती है। वह लौकिक व्युत्पत्ति होती है, यह संसार का निरीक्षण करके उत्पन्न होती है। जैसे कबीरदास तो बहुत पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन वे महान कवि हो गए। मलूक दास का नाम आपने सुना होगा, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। रैदास का नाम आपने सुना होगा। तो ये लौकिक व्युत्पत्ति में उत्पन्न हुई है। शास्त्रीय व्युत्पत्ति, जैसे शास्त्रीय व्युत्पत्ति उत्पन्न कराने वालों में कालिदास इत्यादि हैं कि वे जब पत्नी द्वारा प्रताड़ित हुए तब उन्होंने जाकर तरह तरह के ग्रंथों का अध्ययन किया और अंत में उन्होंने रचनाएं की। अगला काव्य का हेतु है
अभ्यास। तीसरा, यह अभ्यास जो है वह काव्य रचना के लिए बार बार किए जा रहे निष्ठापूर्वक प्रयत्नों की अखंड श्रृंखला को अभ्यास कहा जाता है। दंडी कहते हैं कि दंडी अभ्यास की परिभाषा करते हुए हमें यह बताते हैं कि यदि व्यक्ति में काव्य प्रतिभा नहीं है तो सरस्वती या माँ या विद्या के निरंतर अभ्यास से उपासना करता हुआ व्यक्ति सरस्वती के अनुग्रह का अधिकारी हो सकता है। ये यहाँ बताते हैं कि सरस्वती की लगातार विद्या अध्ययन को ये अभ्यास बताते हैं दंडी। अगले आचार्य आते हैं राजशेखर, ये भी इसी बात का समर्थन करते हैं। राजशेखर कठिन सरस्वती प्रयत्न या घोर साधना। फिर इसके बाद अगले आचार्य आते हैं वामन। वामन कहते हैं किसी भव्य दुष्कृत्य करने पर व्यक्ति के मन में जो तनाव उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति हो और उसके बाद कोई अन्य व्यक्ति उस तनाव को व्यक्ति को स्मरण करा दे तो वहाँ से व्यक्ति अभ्यास करने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो देखिए तीनों में इन्होंने कहा कि अभ्यास से कवि कर्म कुशलता को प्राप्त करता है, आचार्य वामन कहते हैं। तो आप ये समझिए कि काव्य के तीन हेतु हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा व्यक्ति में जन्मजात होती है, व्युत्पत्ति लोक शास्त्र के अनुशीलन से उत्पन्न होती है और अभ्यास लगातार विद्या अध्ययन और कठिन परिश्रम से उत्पन्न होती है। छात्रों, अब जब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे तो आगे के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, यानी काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए